आज़ादी के बाद भी हम बतदरीज आगे बढ़ते रहे। मैं यहाँ पे आपकी तवज्जो सिर्फ मबजूल करा रहा हूँ एग्ज़ामिनेशन पर। अब देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अब क्या कर रही है कि रेगुलर और फॉर्मेटिव और कॉम्पिटिटिव परख का जिक्र जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी किया गया है, जिसमें हो सकता है कि आपने वर्ड्स पी से लेके PARAKH आपने वर्ड्स भी कर सकते हैं। सेटिंग कहाँ है? यहाँ पे। अब आप समझिए कि इसको क्लोज करना चाह रहे हैं। रिस्पॉन्सेस बताएं कब से पढ़ाना लिखाना शुरू हुआ है? कदीम ज़माने से, वैदिक पीरियड से। हाँ, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो पढ़ाने लिखाने का रिवाज शुरू हुआ है वैदिक पीरियड से। वैदिक पीरियड से पढ़ा है हम, जिसमें पढ़ा रहे हैं तो इवैल्यूएशन किस तरह से करना है। आज मैं असेसमेंट और इवैल्यूएशन पर ही ज़्यादा तवज्जो फोकस करूँगा, ठीक है। इवैल्यूएशन वैदिक पीरियड में हम करते थे ओरल, क्या मंत्र याद किए, उन मंत्रों को पढ़ना होता था ओरली। कैसे रहना है, माँ बाप के साथ बिहेवियर कैसा, समाज में बिहेवियर कैसा। ओरल या तो रिसिटेशन या इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन। बच्चा जो है सीख चुका है कि नहीं, ऑब्जर्वेशन। आर्चरी, अगर तीर कमान चला रहा है सही से चला रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन से देखी जाती थी। अब बड़ी है 5th सेंचुरी को। 5th सेंचुरी में जो है मोनेस्ट्रीज़ में, संगाज में या मकतब की तरह जगहों में जाके बच्चे रहने लगे। पहले गुरुकुला में रहते थे, अब मकतबों में जाकर या संघ में बुद्धिस्ट पीरियड आया तो वहाँ पे जाके रहने लगे। आप लोग अपना अटेंडेंस लेके आगे बढ़ाते रहिए। 5th सेंचुरी में तो चूँकि ग्रुप, अब यहाँ पे गुरुकुल में 1 या 2 स्टूडेंट या 4 या 5 स्टूडेंट थे। अब संगाज में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इमेजिन कीजिए कितने बच्चे होते हैं, हो सकता है 30-40 बच्चे होंगे। तो उतनी बड़ी मोनेस्ट्री अब कलेक्टिव लर्निंग हो गई। कोई बड़ा बच्चा भी है, कोई छोटा बच्चा भी है, हर एक की तदरीस मुख्तलिफ होगी, लेकिन कलेक्टिव टीचिंग लर्निंग हो गया। ठीक है, यहाँ पर इक्तिसाब के बारे में ही जानना है तो किस तरह से इवैल्यूएशन होगा। फिर जो है मुग़ल का पीरियड आ गया। मुग़ल पीरियड या इस्लामिक दौर जो है काफ़ी लंबा पीरियड रहा है। 1000 से तकरीबन 1700 साल तक, यानी तकरीबन मुग़ल का 300 साल का पीरियड और दीगर इस्लामिक रूल्स, काफ़ी लंबा पीरियड रहा है। उस दौरान में भी तदरीस और इक्तिसाब जारी रहा। तदरीस का पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इवैल्यूएशन किस तरह से होता था, असेसमेंट किस तरह से होता था। तो देखिए कि इस पीरियड में मकतब और मदरसे कायम किए जाते थे। मकतब यानी छोटे बच्चों के पढ़ने की जगह, मदरसा थोड़े बड़े बच्चों के पढ़ने की जगह। बच्चे पढ़ रहे हैं, आज भी हम मकतब और मदरसे में यही निज़ाम देखते हैं। ओरली हम कितने आयात याद किए, कितने ये सूर्य याद किए, ये ओरली जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ओरल जांच होती थी। एक्सटर्नल एजेंसी कोई रहती थी क्या उसका इंटरमीडिएट बोर्ड था क्या, मकातिब का ओरल इंटरमीडिएट बोर्ड है क्या। वही जो है दूसरे टीचर्स आते हैं, टेस्ट करते हैं, ओरल टेस्टिंग, नो एक्सटर्नल एजेंसी। वुड्स डिस्पैच जब आया 1835 ईस्वी में, वुड्स डिस्पैच आया। वुड्स डिस्पैच जब आया तो अब नॉर्मल एजुकेशन जो आप नए दौर की एजुकेशन देख रहे हैं वो देखने लगे। वो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे राइज हुआ। हाँ करिए।
होगा। हाँ, तो देखिए ये वुड्स डिस्पैच 1835 में आया। 1835 में फिर आपको वो दौर याद होगा। देखिए तारीख के मुख्तलिफ चीज़ें रूनुमा होती हैं, ठीक है। हम 1857 को गदर के तौर पर, पहली जंग आज़ादी के तौर पर देखते हैं, लेकिन एज अ टीचर हमें ये जानना ज़रूरी है कि फर्स्ट जो है मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम जो है शुरू हुई 1857 में। मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम यानी तमाम बच्चों को एजुकेशन दी जाती थी, अब उनकी एग्ज़ामिनेशन होती थी 1857 में। फिर 1917 से 1919 तक एक सैडलर कमीशन आया। बहुत सारे कमीशंस कमिटीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखी हैं। सैडलर कमीशन आया जिसके ज़रिए जो है सेकेंडरी और इंटरमीडिएट स्कूल बोर्ड्स कायम किए गए। अब तक जो है बोर्ड नहीं थे इवैल्यूएशन के लिए, स्कूलों में भी ही इम्तिहान होता था। एक 1929 में हर्टॉग कमीशन आया। हर्टॉग कमीशन, देखिए मैं आपको ले जा रहा हूँ वैदिक पीरियड से इवैल्यूएशन किस तरह बतदरीज आगे बढ़ता रहा। अब हर्टॉग कमीशन जब आया उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो है फेल हो रहे हैं। वजह क्या है? वो लिख नहीं पा रहे। हो सकता है कि बच्चे ओरल बोल सकते हैं लेकिन लिख नहीं पाते। तो उन्होंने कहा कि इससे के जो सवालात होते हैं उसकी वजह से लिख नहीं पा रहे। उन्होंने हर्टॉग कमीशन ने पूरा स्टडी करके बतलाया कि क्यों बच्चे फेल हो रहे हैं, यानी एग्ज़ाम का तरीका बदलना होगा, ये उन्होंने बताया। आज़ादी के बाद भी हम बतदरीज आगे बढ़ते रहे। मैं यहाँ पे आपकी तवज्जो सिर्फ मबजूल करा रहा हूँ एग्ज़ामिनेशन पर। बहुत सारे कमीशंस कमिटीज़ के बहुत सारे सिफारिशात होंगे, सिर्फ एग्ज़ामिनेशन के लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। जैसे 1948-49 में आया राधा कृष्णन कमीशन। राधा कृष्णन हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं, जिनके बर्थडे को हम टीचर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। राधा कृष्णन कमीशन, उनके सिफारिशात के मुताबिक जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कायम किया गया। यूनिवर्सिटी कमीशन भी उसको कहते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि एग्ज़ामिनेशन में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। 1952-53 में मुदलियार कमीशन आया। मुदलियार कमीशन अब जो है सिर्फ हायर एजुकेशन पे नहीं, स्कूल एजुकेशन पर भी तवज्जो देता है। कोठारी कमीशन, जिसको हम एक बहुत बड़ा बाइबल मानते हैं एजुकेशन का, उन्होंने हर एस्पेक्ट पे एजुकेशन के बात की। साइंस एजुकेशन पे हो या स्कूल एजुकेशन पे हो, प्राइमरी एजुकेशन पे हो, टीचर एजुकेशन पे हो, एग्जामिनेशन पे हो। कोठारी कमीशन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, अगर कहीं से किताब मिले तो उसको ज़रूर पढ़िए। कोठारी कमीशन ने कहा कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल कमरे के 4 दीवारी में तय पाता है ना। तो कोठारी कमीशन का बहुत बड़ा एम्फेसिस रहा है। उन्होंने एग्ज़ामिनेशन के बारे में भी कहा। हर कमीशन और कमेटीज़ ने सिफारिशात दिए कि एग्ज़ामिनेशन किस तरह से इम्प्रूव होना है। इसी तरह से कोठारी कमीशन आया 64-66 में। उसके बाद इंडिया ने पहली बार सोचा कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आना चाहिए। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, अब तक कितने नेशनल पॉलिसीज आ चुकी हैं? 4 आई हैं, 3 आई हैं, और कोई ऑप्शन? ठीक है, आपका अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं कि 4 हैं, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहली नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी 68 में, 1968 में। कोठारी कमीशन आया 64-66, उसने बताया कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है। अब इम्प्रूवमेंट करना है तो एक पॉलिसी होनी चाहिए। 1968 में पॉलिसी आई। फिर अगली पॉलिसी उसके बाद आई 1986 में। 1986 में जो पॉलिसी आई उसका प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA आया 1992 में। उसके बाद कोई पॉलिसी नहीं आई तकरीबन 36 ईयर्स तक। और नई पॉलिसी जो आई रिसेंट में जो आई है वो
2020 में आई है। लेकिन चूंकि पॉलिसी आती है, जैसे बच्चे जो है बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं टू व्हीलर्स पर, तो नई पॉलिसी लाते हैं कि हेलमेट पहन के ही चलना होगा, इस उम्र के बच्चों के तक जो है गाड़ी नहीं देनी है, ये एक पॉलिसी है। इसी तरह से जहाँ मुल्क का मुस्तकबिल तय पा रहा है, क्या पॉलिसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो पॉलिसी में हम किस हिस्से को देख रहे हैं? बहुत सारे पॉलिसी के बहुत सारे हिस्से हैं। हम देख रहे हैं असेसमेंट में, इवैल्यूएशन में। क्या कहा गया कि जब तब तक जो है 64-66 तक कोटारी कमीशन और 1968 तक एजुकेशन पढ़ाई जा रही थी सर्टिफिकेट देने के लिए, ओनली फॉर सर्टिफिकेशन, ताकि मैट्रिकुलेशन कर ले बच्चा, इसके लिए एजुकेशन फराहम की जा रही थी। अब पहली पॉलिसी ऑन एजुकेशन ने कहा कि अब सर्टिफिकेशन पर फोकस नहीं होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट ऑन लर्निंग, लर्निंग में इम्प्रूवमेंट क्या हो इस पर तवज्जो देनी चाहिए। और 1986 की पॉलिसी ने कहा कि अब जो है suggested elimination of excessive element of chance and subjectivity, de-emphasizing on memorization। आपने याद रखा, उसको रिप्रोड्यूस किया, आपको फुल मार्क्स। आज भी यही चीज़ें हैं। देखिए, हम पहली पॉलिसी से गुजर चुके हैं, दूसरी पॉलिसी जा चुकी है। आप में से चंद लोग होंगे जो दूसरी पॉलिसी की बात पैदा हुई है और एजुकेशन हासिल की है, लेकिन आज भी आप टीचर होने के बावजूद उसी बच्चे को मार्क्स ज़्यादा देते हैं जैसे आपने पढ़ाया है वैसे उसने जवाब लिखा है। मेमोराइजेशन पर तवज्जो देते हैं। अगर हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं तो हमें जब पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं पूछते हैं कि इसको कम मार्क्स क्यों दिए मैडम, तो बोलते हैं कि बच्चे ने वो जवाब नहीं लिखा जो मैंने बताया है। ठीक है, तो वो जवाब जैसे 3 इडियट में है, कौन सा कैरेक्टर है वो जो किताब का हूबहू जवाब देता है? क्या कैरेक्टर है? चतुर महालिंगम। चतुर महालिंगम जो किताब में है, जो एनसाइक्लोपीडिया है, वही रिप्रोड्यूस करता है। उसका टीचर कहता है, आमिर खान का टीचर कहता है कि चतुर के जैसे बनो, आप अपने जैसे नहीं बनो। यानी हमारा निज़ाम तालीम, देखिए नज़रिए मुख्तलिफ हो सकते हैं। सेम फिल्म को आप एंटरटेनमेंट के नज़रिए से भी देख सकते हैं, एज अ टीचर भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारा असेसमेंट का पीरियड अभी भी इस तरह का निज़ाम है। आप वेरी गुड, यही चीज़ें मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अब पैटर्न क्या है। मैं अब यहाँ पे 1986 पॉलिसी तक रुका हुआ हूँ, तो इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि उस तरह का निज़ाम था और चंद जगहों पर यही निज़ाम अभी भी राइज है। हमारे बच्चों के जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं आपको कहूँ कि आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर्स की तरबियत होती है वो तरबियत प्राइवेट स्कूल्स में नहीं है। फीस हम लाखों में देते हैं, आप भी देते होंगे अपने बच्चों की, लेकिन आप लोगों की जो तरबियत है वहाँ पे नहीं है। मुझे एक ही तशवीश होती है कि आप बहुत इंटेलिजेंट, आपके साथ जो पढ़े हुए हैं अगर कम इंटेलिजेंट हैं तो उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, आपको मिली, आप गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं, लेकिन ना आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट में, ना हम पढ़ा रहे हैं। हमारे बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट में मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, हमारी तरबियत लगातार हो रही है, हमारे किताबें अच्छी लिखी जा रही हैं, हमारे सहूलियात ज़्यादा हैं, लेकिन वजह क्या है? आप कुछ बताना चाह रहे थे? हमारे बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, ये बताना चाह रहे थे। सही बात है। और सही बात है, सही बात है। देखिए मैं ये एक बात बताता हूँ, उस कौम की तरक्की नहीं होती जो अपने आप का तज्जिया नहीं करती। अगर मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ हमारे निज़ाम तालीम को, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स को, आप उसको अदरवाइज़ न लें। हाँ, हम अपने अंदर झांक के देखें। इंट्रोस्पेक्शन इज़ अ मस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन 1986 की पॉलिसी में, अभी आप जिक्र कर रहे थे,
कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी इवैल्यूएशन पहले कहा गया है कि असेसमेंट, मेजरमेंट, टेस्ट होना चाहिए। एग्ज़ाम के बाद ईयर ख़त्म हुआ, टेस्ट होना चाहिए। अब कहा गया है कि इवैल्यूएशन होना चाहिए। आप जांचें नॉलेज कितना है, काफ़ी नहीं है। नॉलेज को किस तरह से बच्चे ने हासिल किया, उसको एक वैल्यू जजमेंट देने को इवैल्यूएशन कहा जाता है। इवैल्यूएशन होना चाहिए, टेस्ट नहीं। टेस्ट के से बड़ा है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन हो लेकिन किस तरह से, कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी साल के शुरू में, साल के मिड में, साल के एंड में, हर माह में इवैल्यूएशन होना चाहिए। इवैल्यूएशन कंटिन्यूस भी हो, कॉम्प्रिहेंसिव भी हो। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है, ओरली बोला, ओरली जवाब दिया, नो, लिखने का, बोलने का, आदाब व अतवार का। अकबर इलाहाबादी ने कहा है कि तिफ्ल में बू आए क्यों कर, तिफ्ल में बू आए क्यों कर, माँ बाप के अतवार की, दूध है डिब्बे का, तालीम है सरकार की। माँ बाप का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो माँ बाप की बू क्यों आए, माँ बाप का झलक क्यों आए। उस ज़माने में अकबर इलाहाबादी ने कहा था। तो यहाँ देखिए कि अगर तिफ्ल में हमारे कौम की झलक आनी है तो कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होना ज़रूरी है। यूज़ ग्रेड, 1986 की पॉलिसी ने कहा ग्रेड्स। एक बार क्या हुआ, एक पेपर था प्रोग्राम लॉजिक टेक्निक, कंप्यूटर का पेपर था। मुझे इत्तेफाकन पहली बार 100 में से 100 नंबर मिले। मैं बहुत खुश हुआ, ठीक है, कि 100 में से 100 नंबर पर ही हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे दिया A+ ग्रेड। मैं बोला ज़िंदगी में पहली बार मैंने 100 में से 100 फाइनल एग्ज़ाम में नंबर लाया है, तो आप नंबर क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा कि नंबर मार्क्स नहीं देते, हम अब नया पैटर्न है ग्रेड का। दिल को तस्कीन नहीं हुई क्योंकि पहली बार अचीवमेंट था। लेकिन 1986 की पॉलिसी ने खुद कहा है कि मार्क्स नहीं देने चाहिए, नंबर देने चाहिए। हमने जब बीएड शुरू किया यहाँ पे, इग्नो से कोलैबोरेशन था, हम ग्रेड्स ही देते थे। अभी शायद आपको ग्रेड रिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन कहीं पर भी जाइए, आपके मेरिट में सिलेक्शन होता है तो आपके मार्क्स दे के जाते हैं। अब तो क्रेडिट में आ गया, तो बदल गया। आप बहुत अपडेटेड हैं माशाल्लाह। तो जो है देखिए, ग्रेड जब देते हैं तो ग्रेड में ए ग्रेड का बच्चा, ए ग्रेड का बच्चा, दोनों को अब मुझे लेनी है। आपको काउंसलिंग में एंट्रेंस टेस्ट लिए, दोनों को 100 में से 80 नंबर आ गए। 80 नंबर में से एक ही सीट बची हुई है। अब किसको प्रेफरेंस दें, जिसके मार्क्स ग्रेजुएशन में ज़्यादा है, जिसकी एज ज़्यादा है, जिसका तजुर्बा ज़्यादा है। कुछ तो क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा ना। अब मैं मार्क्स ढूंढ रहा हूँ, मुझे दोनों के ग्रेड ही नज़र आ रहे हैं, अब मैं कैसे दूँ। अब हॉस्टल का सीट अलॉटमेंट करना है, मुझे उसी बच्चे को मैं तरजीह दूंगा जिसके मार्क्स ज़्यादा आए हुए हैं। तो फिर उसको मल्टीप्लाई करके 9.5 से या 10 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिर उसको एडमिशन दे रहा हूँ। तो एक ग्रेडिंग पैटर्न तो इस्तेमाल हुआ, लेकिन फिर भी जो है हम वापस मार्क्स की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने 1986 की पॉलिसी में कहा कि सेमेस्टर सिस्टम राइज किया जाए। कहाँ से, सेकेंडरी स्टेज से। सेकेंडरी स्टेज कहाँ से शुरू होता है, पहले का निज़ाम, अभी का निज़ाम नहीं पूछ रहा हूँ मैं। 2020 के पॉलिसी से पहले जो है आपका सेकेंडरी स्टेज जो शुरू होता था हाई स्कूल के बाद। हाँ, इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है। 9th और 10th सेकेंडरी है, सेकेंडरी और सेकेंड सीनियर सेकेंडरी। अब सेमेस्टर सिस्टम कहाँ से शुरू होना है, 9 से शुरू होना है। हुआ है क्या, देखिए पॉलिसी में कहा जाता है, इससे क्या होता है, बर्डन कम होता है, बच्चा कम मिकदार में पढ़ता है और कम सवालात का जवाब देता है, याद रखने में सहूलत होती है। और लेकिन आप यकीन जानिए कि हम लोग भी जब 1993 में ग्रेजुएशन हुआ, तब तक भी जो है एनुअल सिस्टम राइज था। उसके बाद जो है जो आया होगा मेरे ख्याल से
अब देखिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी बहुत बार आए हुए हैं 1971 में। करिकुलम फ्रेमवर्क क्या बताता है हमको? पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स बनाते हैं ताकि ग्राउंड लेवल पर पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सकें। हाँ 1986 में बनाए, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट 92 में करे, प्राइमरी तक पहुंचे तक 2010 तक आ गए CCE मेथड जब तक प्राइमरी तक लॉन्च हुआ। फिर अब एमपी लॉन्च करने के लिए 2020 से ट्राई करे, अब तक भी नहीं हुआ। अब तक भी नहीं हुआ। लॉन्च करे, पूरे टीचर्स को ट्रेन करे, बुक्स नए इशू करे, वह कुछ इशू करे, मगर वो ग्राउंड लेवल तक आने में सालों गुजर जाते हैं। सही बात है। ये करिकुलम फ्रेमवर्क हमको करिकुलम बतलाता है, क्या पढ़ाना है, निसाब। हाँ, नेशनल लेवल पे जो निसाब तैयार किया जाता है, एक खाका, एक सांचा, ये कहलाता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। 1975 में आया, 1988 में आया, 2000 में आया, 2004 में आया, अभी भी आ रहा है, ग्रेजुअली आ रहा है। तो इसमें क्या पढ़ाना है, किस तरह उसे पढ़ाना है और क्या जांचना है, ये एक जर्नी है इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन की अगर जर्नी आप देखेंगे, ओरल टेस्टिंग है, या तो आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत आसान लग रहा है, या तो इररिलेवेंट लग रहा है, क्या है जो बात कर रहे हैं, खास करके हमारे बच्चे। अटेंडेंस लिख दीजिए, कोई बात नहीं, नहीं पास कर दीजिए। अगर मुझे रोकना है, आपको सुनना है, तो वर्कशॉप है, मैं रोक के आपको सुनूंगा, एज यू विश। बहुत कम वक्त है, बहुत सारे स्लाइड्स हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आगे बढ़ूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप बताएं, क्योंकि हिस्ट्री किसी को पसंद नहीं आती, मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, ठीक है। ओरल टेस्टिंग भी कदीम ज़माने में, फिर रिटन टेस्टिंग भी, फिर उसके बाद जो है पब्लिक एग्जामिनेशन आए, फिर उसके बाद इंटरनल इवैल्यूएशन हुआ, कुछ एक्सटर्नल इवैल्यूएशन हुआ, फिर जो है कंटिन्यूअस असेसमेंट पे आए, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट पे आए। इस तरह से बतदरीज हम आगे बढ़ते गए। तो कंटेंट बेस्ड असेसमेंट से हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट की तरफ बढ़े। शुरुआत के दिनों की बात कर रहा हूँ। अब देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अब क्या कर रही है कि रेगुलर और फॉर्मेटिव और कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन की तरफ एम्फेसाइज कर रही है। फिर प्रमोटिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स की लर्निंग और डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर तवज्जो दे रही है। फोकस ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी लर्निंग हो रही है, लर्निंग हमें मज़ीद करना है तो क्या सीखना है, क्या सीख के क्या सीखा जा सकता है, किस तरह से सीखा जा सकता है, इस पर तवज्जो। असेसमेंट लर्निंग के बाद भी होती है, लर्निंग के साथ साथ लर्निंग के लिए असेसमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए असेसमेंट। फिर जो है बहुत अरसे तक हम सिर्फ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल के सवालात बनाते रहे। हमारे सवालात सिर्फ इन्हीं ब्लूम्स टेक्नोलॉजी के ऑब्जेक्टिव तक महदूद रहे। 2020 की पॉलिसी हमें कह रही है कि एनालिसिस, सिंथेसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के सवालात पूछे जाएं, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग। अभी आपके साथी ने कहा कि फ्लिप्ड लर्निंग रोनुमा हो रही है, यानी बच्चा घर पे पढ़ के आएगा, क्लास में डिस्कस करेगा। क्लास में क्या डिस्कस करेगा? हायर ऑर्डर, ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, यानी टीचर जो नॉर्मली क्लास को ट्रांजैक्ट कर रहा है, क्या सेज ऑन द स्टेज टू गाइड ऑन द साइड। मैं अब जो बात कर रहा हूँ आप सभी लोग तवज्जो के साथ सुन रहे हैं। सेज ऑन द स्टेज, कोई मौलवी, कोई साधु, सन्यासी अगर बोलता है तो सब लोग खामोशी से सुनते हैं ना, सेज ऑन द स्टेज, कोई आर्ग्यू नहीं करता है। उससे गाइड ऑन द साइड, यानी जो मुतल्लिम को या
जो तालिब इल्म को सवालात पेश आ रहे हैं, टीचर को भी वही सवालात पेश आ रहे हैं, दोनों मिल के गाइड ऑन द साइड सवालात हल कर रहे हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। देखिए आज के ज़माने में डॉक्टर्ड वीडियो बहुत सारे आते हैं। सचिन तेंदुलकर आकर आपको कहता है कि आप ये बेटिंग ऐप यूज़ करिए, इससे बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हैं। आपके पास वीडियो सचिन तेंदुलकर का मौजूद है, ठीक है? अगर मौजूद है तो आप उसको यकीन करेंगे क्या? आपको कोई भी लिंक देगा कि आप इस पर क्लिक करिए, आपको साउथ इंडियन मॉल में बहुत सारे जो है कपड़े फ्री में मिलेंगे। क्लिक करेंगे क्या? यहाँ पर कौन सी स्किल यूज़ करनी है? क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, सिंथेसिस, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। ये किसी ने मुझे भेजा है, ये सही है कि गलत है? 21st सेंचुरी की स्किल्स हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है नए दौर में। इस तरह से हेल्प्स एंटायर स्कूलिंग सिस्टम इन रिवाइजिंग कंटिन्यूसली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू ऑप्टिमाइज लर्निंग। लर्निंग पर ज़्यादा तवज्जो देनी है और इसको ऑप्टिमाइज करना है। ट्रांसफॉर्मिंग द कल्चर ऑफ असेसमेंट, ये कुछ चीज़ें हैं। मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। आप लोगों को सबको इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है? मैं इसको विज़िट किया है, नहीं किया है? मैं आपको ऑनलाइन भी ब्लॉग के बारे में बताया। क्या है ब्लॉग का नाम? एकेडमिक पेपर्स। हाँ, वेब ब्लॉग। देखिए हर एक का वेब ब्लॉग का कुछ नाम होता है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का नाम इंडियन एक्सप्रेस भी हो सकता है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, मुंसिफ भी हो सकता है, सियासत भी हो सकता है। तो हमारे ब्लॉग का नाम एकेडमिक पेपर्स है। तो एकेडमिक पेपर्स के ब्लॉग पर आप जाएं तो मेरे पुराने जो हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस वो भी हैं, नए भी हैं। अब देखिए यहाँ पे इवैल्यूएशन, नई एजुकेशन पॉलिसी कह रही है 360 डिग्रीज मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड बच्चे का तैयार होना चाहिए। 360 डिग्रीज। आप स्कूल का टाइमिंग क्या है? 9 to 4। हाँ, 9 to 4 में बच्चे किसके साथ रहते हैं? टीचर क्या करता है? पढ़ाता है। जो बच्चे पढ़े हैं उसको जांचता है। तो टीचर्स का यहाँ तक कहाँ तक है? जो क्लासरूम में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अब लंच ब्रेक में किसके साथ रहते हैं बच्चे? टीचर्स के साथ रहते हैं, पीयर ग्रुप के साथ में रहते हैं। और फिर जो है प्लेग्राउंड में किसके साथ रहते हैं? टीचर्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ, पीयर ग्रुप के साथ रहते हैं। तो टीचर के साथ साथ स्टूडेंट को जानने वाला और कौन शख्स है? पीयर ग्रुप है। और ये टाइम के अलावा बच्चे कहाँ पे रहते हैं? घर पे रहते हैं। तो बच्चे को जानने वाला टीचर और पीयर ग्रुप के अलावा कौन है? पेरेंट्स भी हैं। तो 360 डिग्रीज आप जानना चाहते हैं, कैसे सोता है, कैसे खाता है, क्या करता है, यानी हर एस्पेक्ट को, कंटेंट को ही जांचना ज़रूरी नहीं है, होलिस्टिक। और सबसे ज़्यादा तालिब इल्म को जानने वाला कौन है? कौन? आपको कौन जानता है? आपको एज ए इंडिविजुअल आपको कौन जानता है? हम हमारे को अपने आप को खुद ही जानते हैं। तो इवैल्यूएशन सबसे पहले कौन कर सकता है? सेल्फ इवैल्यूएशन बेस्ट इवैल्यूएशन। ठीक है, मैं गुस्सा हूँ तो क्यों हूँ, मैं खुश हूँ तो क्यों हूँ। ठीक है। दूसरा जो है हमें इवैल्यूएट करने वाला कौन है? टीचर। तीसरा कौन है इवैल्यूएट करने वाला? पीयर्स, साथी, तलबा। चौथा कौन है इवैल्यूएशन करने वाला? पेरेंट्स। 24 घंटे कवर हो गए। ये एक तरह का इवैल्यूएशन। हमारे कुछ सीखते हैं, दिमाग में रखते हैं चीज़ें,
ये कहलाता है कॉग्निटिव एस्पेक्ट। कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी इवेल्युएट होता है। फिर अफेक्टिव एस्पेक्ट भी, हमारे इमोशन, एहसासात, जज्बात, हाँ, हमारे ख्यालात, हमारे ये चीज़ें जो इमोशंस जो हैं वो भी जो है इवेल्युएट होते हैं। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेबोरेटरी में हमारा बर्ताव अलग होगा, क्लासरूम में अलग होगा, प्लेग्राउंड में अलग होगा। हमारा दिमाग के साथ जिस्म भी काम करता है, साइकोमोटर, वकूफ़ी जहनी हल्का, इसमें भी इवैल्यूएशन होना चाहिए। तो ये भी इवैल्यूएशन, अब देखिए घर में भी इवैल्यूएशन होता है, स्कूल में भी इवैल्यूएशन हो सकता है, दोनों को लिंक करना ज़रूरी है। इवैल्यूएशन जो है मल्टी लेयर्ड होना चाहिए, मल्टी सोर्सेस होना चाहिए। अब नया तरीका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि अभी आपने कहा बहुत सारे ग्रुप में जब आप काम कर रहे थे आप एआई का भी यूज़ कर रहे थे। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको दुनिया भर के जवाब ला के दे रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका जहन भी टेस्ट कर रहा है कि आप किन चीज़ों की मालूमात हासिल कर रहे हैं। आपको यूट्यूब में देखिए कि यूट्यूब में उसी तरह के प्रोग्राम आपको बताएगा जिस तरह के आप प्रोग्राम्स देखते हैं। रिलीजियस प्रोग्राम देखते जाइए तो रिलीजियस प्रोग्राम ही लाता जाएगा। ख़बरों को देखते जाइए तो ख़बरें ही आपके सामने पेश करता जाएगा। फिल्मों को देखिए तो फिल्मों को ही आपके सामने पेश करता जाएगा। यानी आपके जहन को आर्टिफिशियली असेस किया जा रहा है, इसका किया जाना भी ज़रूरी है। आप देखिए कि आप नए तर्ज के जैसे तरीके, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, क्विज़, रोल, ग्रुप वर्क, इनके ज़रिए भी पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब नया तरीका तदरीस जो आने वाला है वो है परख के ज़रिए, जो एनसीईआरटी, एससीईआरटी वगैरह इस्तेमाल करेंगे। अब ये पुराना एससीईआरटी वगैरह इस्तेमाल करेंगे। अब ये पुराना तरीका इवैल्यूएशन जो है बहुत हमारा वक्त खाता था और इसका अप्रोच जो है वेरी नैरो पॉइंट कंटेंट बेस्ड था। अब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट को जांचना चाह रहे हैं। फ्रीडम टू चूज़ रेंज ऑफ सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स। अभी आप मूक्स के प्रोग्राम का मैं पिछले हफ्ते आप लोगों से तस्करा कर रहा था। आपको बीएड में 4 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं एक सेमेस्टर में, इतना ही कंटेंट पढ़ना है। लेकिन आप इससे ज़्यादा भी अगर मवाद हासिल करना चाह रहे हैं तो मूक्स के ज़रिए आप वर्ड पे, एक्सेल पे, आप फेसबुक के इस्तेमाल पे, यूट्यूब के प्रोग्राम बनाने पे भी कोर्सेज कर सकते हैं। ढेरों कोर्सेज अवेलेबल है। एग्ज़ाम्स अभी जो है ईजियर बनाने की तरफ तवज्जो दी जा रही है। पब्लिक एग्ज़ामिनेशन जो है, एग्ज़ाम्स जो है अभी आप हालिया दिनों में भी आप इसका इस्तेमाल हो रहा है। जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम होती है, बोर्ड की एग्ज़ाम, 10th की 12th की एग्ज़ाम होती है। अगर कुछ बच्चे किन्हीं वजूहात के बिना पर कामयाब नहीं हो पाते हैं या एग्ज़ाम अपीयर नहीं हो सकते हैं तो 2 ओकेशन में भी एग्ज़ाम्स लिया जाता है। तो ये एक इसकी सजेशन है। वायबल मॉडल ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम्स, आप एनुअल एग्ज़ाम लें, सेमेस्टर लें या मॉड्यूलर एग्ज़ाम लें। आप साइंस का एक पर्टिकुलर हिस्सा पढ़ लिए, एग्ज़ाम दे दीजिए। मैथ्स का एक हिस्सा पढ़ लिए, उसकी एग्ज़ाम दे दीजिए। आपको क्रेडिट जमा होते जाएंगे। क्रेडिट आपने कहा ना, क्रेडिट बेस्ड एग्जामिनेशन। क्रेडिट मानू से बीएड करने के लिए हो सकता है आपको 48 क्रेडिट चाहिए टोटल। 48 क्रेडिट्स में आप मानू से 30 क्रेडिट्स हासिल करें, किसी और यूनिवर्सिटी से 18 क्रेडिट्स हासिल करें। टोटल 48 क्रेडिट्स आप ले लिए, आपकी डिग्री हो गई। इसीलिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी आया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आपको मॉड्यूलर तर्ज की एग्जामिनेशन की तरफ भी आपको ले जाएगा। अब परख का जो आ रहा है, परख में एनसीईआरटी, एससीईआरटी, बोर्ड ऑफ असेसमेंट, इन तमाम का इस्तेमाल करके जो है एग्जाम तय किए जाएंगे।
बोर्ड एग्जाम्स आसान कर दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होंगे, गाइडलाइन जो है से दिए जाएंगे कि किस तरह का एग्जाम हो, इक्विवेलेंस ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स तय हो, परख जो है नेशनल सेंटर कायम किया जाएगा। 1 to 8 में जहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं सेंसस असेसमेंट होता है 3rd, 5th और 8th के लेवल पे। टेस्टिंग क्रिटिकल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पर तवज्जो दी जानी चाहिए। मूविंग अवे फ्रॉम रोट लर्निंग से हट के आपको हायर ऑर्डर स्किल्स पर तवज्जो दी जानी चाहिए। रिजल्ट ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन जो है डेवलपमेंट पर्पस फॉर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल होना चाहिए। परख का जिक्र जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी किया गया है, जिसमें हो सकता है कि आपने वर्ड्स पी से लेके PARAKH आपने वर्ड्स देखे होंगे। यहाँ पे मुझे माउस का मूवमेंट नहीं हो रहा है, थोड़ी सी जगह है। नेशनल असेसमेंट सेंटर कौमी सतह पर तैयार किया जाएगा, जिसके साथ SCERT, NCERT और हाँ और ये थर्ड, फिफ्थ और नाइन्थ को ही रहता, थर्ड, फिफ्थ और नाइन्थ क्लासेस को ही रहता। 3rd, 5th और 9th को, 3rd, 5th और 8th को, थर्ड, सिक्स्थ और 9th को है। अच्छा, तो यहाँ पे स्लाइड में मेरी करेक्शन करने की ज़रूरत है। 3rd, 5th और 9th पर असेसमेंट सर्वे, 3rd, 6th और 9th को, ठीक है। पेपर भी डिफरेंट है, कॉम्पिटिटिव के जैसा नहीं है। उसमें पहले पैराग्राफ रीडिंग के हमारे 3 क्वेश्चन जनरल है, 2 क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग के है। फिर उसके बाद जनरल नॉलेज पे बेस्ड है, फिर थोड़े क्रिटिकल 45 क्वेश्चन का पेपर बच्चा खुद से पढ़ना पढ़ के और बबलिंग का सिस्टम है। बबलिंग का सिस्टम है। ओके, तो ये है, देखिए इसका ये है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, ये R जो है रिव्यू है, ये जो है एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये नेशनल असेसमेंट सेंटर का क़याम इसलिए हुआ कि सेटिंग नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, गाइडिंग स्टेट अचीवमेंट सर्वेज, फिर कंडक्टिंग नेशनल अचीवमेंट सर्वे जिसका आपने जिक्र किया अभी, मॉनिटरिंग लर्निंग आउटकम्स इन द कंट्री। लर्निंग आउटकम्स जिस तरह से बदल रहे हैं उस तरह से आपका करिकुलम, तरीक़ा तदरीस, तरीक़ा इवैल्यूएशन सारा बदल रहा है। तो जैसे यूट्यूब हमारे अचीवमेंट के मुताबिक हमारे जो कंटेंट फराहम कर रहा है, वही तरीक़ा तदरीस जो है हमारा होने जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी क़याम में आ रही है। अब गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए जो है, देखिए गिफ्टेड चिल्ड्रन का हम ज़्यादातर ख्याल नहीं रखते हैं जनरल स्कूल्स में, उन पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। करिकुलम भी उस तरह से तैयार किया जाना चाहिए। प्रोजेक्ट बेस्ड क्लब्स टू बी एनकरेज्ड एंड सपोर्टेड एट ऑल स्कूल लेवल्स में जैसे मैं पढ़ाता था तो उस वक्त मैंने भी 1-2 साल जो है तदरीस की है स्कूल लेवल पे। पहले साल जब पढ़ा रहा था साइंस का क्लब, मैथमेटिक्स का क्लब बनाया, ताकि उस पर एक आर्टिकल भी लिखा हूँ जो छप चुका है। कभी आप चूँकि मैं कॉमन ग्रुप्स में आप लोगों को शेयर नहीं कर पाता, कभी आप मेरे जो है रिसर्च गेट या एकेडमिया पर आप जाएं, उस पर मेरे आर्टिकल्स रखे हुए हैं, उसमें देखें आप साइंस क्लब, मैथमेटिक्स क्लब शुरुआत के दिनों में मैंने किस तरह से बनाया था। गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए इसका इंतज़ाम होना चाहिए। ओलंपियाड के एग्ज़ाम्स जो है हर क्लास पे अभी हो रहे हैं, बच्चों को इसमें शरीक करना चाहिए जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं।
बीएड के प्रोग्राम में हम गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या है इतना पढ़ाते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन को किस तरह से तदरीस करना चाहिए, किस तरह से इवैल्यूएशन करना चाहिए, इसका भी इंतज़ाम होना चाहिए। हाँ, स्पेशल एजुकेशन के बारे में बात करें। स्पेशल बीएड भी है, स्पेशल बीएड भी है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनसीईआरटी और एनसीटीई भी जो है इसके गाइडलाइंस देती है और इसका भी इस्तेमाल होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके गिफ्टेड चिल्ड्रन को मज़ीद एंगेज रखा जा सकता है। एफर्ट्स इन रूरल एरियाज़ और रीजनल लैंग्वेजेस में भी होना चाहिए। ख़ास करके आप माइनॉरिटी लैंग्वेज के में तदरीस करते हैं तो आप सारा मवाद यकजा होकर किसी गवर्नमेंट एजेंसी से नहीं मिलता, जहाँ से मिलता है जितना मिल सकता है आप जितना एफर्ट कर सकते हैं उतना करें। न्यू असेसमेंट पैटर्न का इस्तेमाल होना चाहिए। फॉर्मेटिव अडेप्टिव स्ट्रेटजीज। मैं थोड़ा सा कम वक्त है तो आगे बढ़ता हूँ, कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मैं आपसे बताता हूँ। यहाँ पे गूगल फॉर्म मैंने आप लोगों से पूछा क्या गूगल फॉर्म में आप अपने जवाब देते हैं क्या? आपने बताया कि नहीं देते हैं, लेकिन आप इसका इस्तेमाल बीएड में है क्या? बीएड में नहीं है बता, लेकिन आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होते हैं, शॉर्ट आंसर भी होते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है गूगल फॉर्म। ये लिंक मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूँ। उसमें सवाल देखिए। It is no longer accepting responses. ओनर कौन है इसका? डू यू विश टू कंटिन्यू रिस्पॉन्स कलेक्शन? ओके, आप करिए। कलेक्ट कर रहे हैं? अच्छा, एक दो जवाब दीजिए फिर मेरी तरफ पलटिए। दे चुके तो इधर आइए। आ रहा है सबको? इंटरनेट कनेक्शन है? अब मेरा व्यू पॉइंट देखिए, यहाँ पे नेम का सवाल है, सवाल नेम है, ये शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट आंसर में जवाब जो है चंद अल्फाज चंद जुमलों में जो है जवाब ले लेगा। एनरोलमेंट है, छोड़ दो बस, वो टेस्ट करो। आगे बढ़ने के लिए वो पूछ रहा है क्या? ये दिल्ली का देखिए, ये ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, यानी ड्रॉप डाउन में सारे नाम आएंगे, आपको टिक करना होगा। किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? देखिए, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ के सवाल पूछे जा सकते हैं। पैराग्राफ यानी एक पैराग्राफ में 3-4 जुमले 10 जुमले लिखे जा सकते हैं। शॉर्ट आंसर जैसा आप एड्रेस लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, छोटा सा। मल्टीपल चॉइस ABCD या कितने भी चॉइसेस दे सकते हैं। चेक बॉक्स ABCD तो है, ABCD में मल्टीपल चॉइस में एक ही टिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा चॉइस टिक कर सकते हैं। फाइल अपलोड, जैसे आप अपना फ़ोटो या तो PDF फाइल अपलोड कर सकते हैं, उस कितने साइज़ में कर सकते हैं वो जवाब देता है। रेटिंग स्केल ये
जैसे वेरी हैप्पी टू वेरी सैड, वेरी हैप्पी, हैप्पी, अनडिसाइडेड, सैड, वेरी सैड, 5 ऑप्शन हैं। तो लीनियर स्केल में 5 ऑप्शन आप जोड़ सकते हैं, इसको टिक कर सकते हैं। फिर मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल ग्रिड है, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल टिक में बहुत सारे टिक दे सकते हैं। अब समझिए आपके प्रोग्राम के लिए कोई आ रहा है, तो उसकी डेट लेना चाह रहे हैं आप। जैसे आप लोग ही आ रहे थे, आपको अकोमोडेशन चाहिए था, कौन कब आ रहा है, तो पूरा वक्त इंतज़ार न किया जाए, आप डेट और टाइम दे दें, उसके हिसाब से गूगल फॉर्म के ज़रिए आपको इंतज़ाम किया जा सकता है। ये एक इवैल्यूएशन का तरीका है। तो अब मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। फिर वो डेट और टाइम के बाद वो गूगल फॉर्म इनवैलिड रहता है। नहीं, ये आपसे ले रहा है। जैसे अब आपको इनवैलिड था जब आप शुरू किए थे, तो कंट्रोल हमारे पास रहेगा, हम आपको रिस्पांस का ही क्लोज़र कर देंगे। डेट जब तक अवेलेबल है, शुरू करना, हाँ फिर शुरू करना वो फॉर्म भरना। नहीं, खत्म होने के बाद फिर से भरना है। एक बार भर दिए तो देखिए एक शख्स कितने ऑप्शंस होते हैं, 5-6 हो सकते हैं। डेट और टाइम मेंशन करने के बाद हाँ अगर 30 मिनट से 40 मिनट मेंशन कर दिए तो वो फॉर्म 40 मिनट के अंदर ही फिल करना। नहीं, ये पूछ रहा है डेट और टाइम, आप कब आ रहे हैं। 12 तारीख को आ रहे हैं, 5 बजे शाम में आ रहे हैं। 12 तारीख को आ रहे हैं, सुबह 7 बजे आ रहे हैं। बस इतना भरना है। ये डेट ऑफ टाइम आपकी तरफ से पूछ रहा है, हमारी तरफ से नहीं है। क्लोज़र कुछ नहीं है। आप इस सवालनामे को क्लोज़र भी दे सकते हैं। ये सवाल का जवाब 30 मिनट के अंदर देना है, 10 मिनट के अंदर देना है, और जवाब जो है आपको ABCD जो दिख रहा है, दूसरों को ABCD ट्विस्ट करके दिखे। आपका पहला क्वेश्चन इनको जो है 30वां क्वेश्चन आ जाए। इस तरह की गुंजाइश भी इसके अंदर मौजूद है गूगल फॉर्म। सोक्रेटिव एक और टूल है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसको देखिए, अगर खुल जाए तो मैं आपको लिंक यहाँ पे फिर ग्रुप में शेयर कर दूंगा। फॉरबिडन नहीं आता है, अच्छा ठीक है। तो देखिए सोक्रेटिव एक तरीका है, और एक गूगल फॉर्म आप यहाँ से सर्च कर लें, ठीक है। गूगल फॉर्म आप सर्च कर लिए, ठीक है। आपको सर्च इंजन में बताएगा, हर जगह पे क्लिक ना करें आप, HTTPS जहाँ पे लिखा हो, यानी सिक्योर्ड साइट होना ज़रूरी है। सिक्योर्ड साइट में चले जाएं, www.google.com, इसको देखें आप। हाँ, हर चीज़ को ना खोलें, इसके अंदर फॉर्म्स के अबाउट में चले जाएं। अबाउट में चले जाने के बाद ये गो टू गूगल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है। गूगल फॉर्म के अंदर गो टू गूगल फॉर्म में आप चले जाएं। जैसे मैं यूज़र हूँ तो मेरा यूज़र यहाँ पे दिखा रहा है, ईमेल आईडी के ज़रिए लॉगिन होना पड़ेगा। आप गूगल का अगर ईमेल अकाउंट रखते हैं तो उसमें आप जा सकते हैं। जाकर जो है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जिस तरह से मैंने आपको ऑनलाइन डिस्कस करते वक्त बताया था, बहुत सारे थीम्स अवेलेबल हैं। उनमें से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, इवेंट रजिस्ट्रेशन है। तो ये सारी चीज़ें आप ब्लैंक भी ओपन कर सकते हैं। ब्लैंक पे अगर आप क्लिक करें, गूगल फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आ जाएगा। जैसे मानो समझिए कि गूगल फॉर्म खुल गया, मैंने प्लस पे ब्लैंक पे ओपन किया तो सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे जेंडर ऑफ B.Ed स्टूडेंट्स अगर मैंने इसका फॉर्म का नाम दिया, राइट योर जेंडर, इसका गूगल का फॉर्म का नाम दिया मैंने जेंडर, ठीक है। गूगल फॉर्म का नाम, यहाँ जेंडर के ऑप्शन दिया, मेल,
दूसरा दिया फीमेल। अब ये मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे गया, यहाँ पे जो है ईमेल के ज़रिए शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे जो है लिंक के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा लिंक है, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। इसको कॉपी किया यहाँ पे। अब जो है यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है। आप ग्रुप में आ गया, अब उस पर क्लिक करें। ये कैसे दिख रहा है, अगर फॉर्म देखना चाहते हैं किस तरह से दिख रहा है आप देख सकते हैं। एक ही सवाल मैंने पूछा है, मेल है या फीमेल, आप उसको फिल करें अपने ग्रुप में लॉगिन करके। आ रहा है, फिल करें। मैं अभी रिज़ल्ट आपका यहाँ पे बता रहा हूँ, कितने मेल कितने फीमेल जो जवाब देंगे उनमें से, जो नहीं देंगे उनका तो काउंट नहीं होगा। 3 जवाब आ चुके हैं, देखिए यहाँ अपडेट भी बता रहा है मुझे कितने लोगों ने जवाब दिया। 5 ने दिया, 6 ने दिया। रियल टाइम में कितने लोगों ने दिया, इनको आप देखना चाह रहे हैं रिस्पॉन्सेस किन किन ने दिया। यहाँ पे ईमेल आईडी आ गया है, यहाँ पे रिज़ल्ट भी बता रहा है, एक कलरफुल इमेज की शक्ल में बता रहा है। तो जैसे जैसे आप फिल कर रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है। सब ने कर दिया। अब मैं क्लोज़ करना चाह रहा हूँ। आपने पूछा कि फॉर्म क्लोज़ किया जा सकता है क्या, यहाँ पे जाकर आप क्लोज़ भी कर सकते हैं। सेटिंग कहाँ है, यहाँ पे है। अब आप समझिए कि इसको क्लोज़ करना चाह रहे हैं। रिस्पॉन्सेस लिमिट, हर शख्स एक ही जवाब देना चाहे, ठीक है। रिस्पॉन्स एडिट करना चाहते हैं, करने का मौका दे रहे हैं तो एडिट का मौका भी दे सकते हैं। किसी ने गलती से मेल या फीमेल लिखा, उसको कर सकते हैं। और यहाँ पे फॉर्म डिफ़ॉल्ट एक कहीं ऑप्शन है जिसमें हम क्लोज भी कर सकते हैं। आप कोलैबोरेट करवाना चाहते हैं तो किसी से कोलैबोरेट भी करा सकते हैं। कोई ऑप्शन है तो सही, मुझे याद नहीं आ रहा है। इसको क्विज़ की शक्ल में देना चाहें तो क्विज़ की शक्ल में दे सकते हैं। शायद मुझे क्लोज़ करना होगा, अभी टाइम ख़त्म हो गया। क्लोज़ कर दे। चलिए मैं बस ये जिक्र कर दूं आपको कि और कितने टेक्निक अवेलेबल हैं। एक सोक्रेटिव है, इसको ट्राई करने के लिए आप socrative.com पर जाके ट्राई कर सकते हैं। मैंने कुछ लिंक्स रखे थे जिसमें मैं स्टूडेंट को इनवाइट करके आप लोगों से डिस्कस कर सकता था। टाइम कम है, आपके खाने का भी वक्त हो रहा है। इसको एक है और तरीका है क्विज़िज़ के ज़रिए भी बहुत कलरफुल अंदाज में आप सवाल पहले से तैयार करके वर्ड एक्सेल के ज़रिए उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप बच्चों को ज्वाइन करा सकते हैं। एक कहूट है, कहूट कभी हो सके तो मैं अलग से, मुझे टाइम नहीं रहता वरना मैं आगे अलग से इसको एक वीडियो बना के डालूँगा, आप लोग कभी देख लीजिएगा। ये कुछ चीज़ें जिस पर मैंने रेफरेंस करके यहाँ पे जवाब लिखे, आपने अपना अटेंडेंस लिखा होगा। इसी के साथ मैं क्लोज़ करता हूँ। थैंक यू।